देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी और बात करेंगे आज बड़ी खबर में राहुल गांधी की बेचैनी की। जी हां, पिछले 24 घंटे में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम की तरफ से जॉर्जिया मेलोनी की एक रील आती है और इंटरनेट उसे हाथों हाथ लेता है और जिस तरह से वो रील महज 24 घंटे के अंदर 10 मिलियन से ज्यादा लोगों के द्वारा देखी जाती है। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के इस अंदाज की तारीफ होती है कि देखिए जेनजी से कनेक्ट करने का क्या अंदाज है, इसका विश्लेषण होता है। लेकिन यहीं से राहुल गांधी को और कांग्रेस को मिर्ची लग जाती है। उसके बाद एक के बाद एक राहुल गांधी की तरफ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आप देखिए बार बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी रैलियों में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के इस रील पर तंज कसते हैं और इस कदर वो बेचैन हो जाते हैं, इस कदर वो खफा हो जाते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को गद्दार कह रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश पर आर्थिक तूफान आने वाला है, लेकिन अब उनके इस विवादित बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी के तमाम नेता हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हों, एस जयशंकर हों, हर कोई जो है वो सवाल उठा रहा है। पीयूष गोयल हों, हर कोई मंत्री आ रहा है और कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, वो किसी पार्टी के नेता नहीं है। आप उनकी इज्जत रखिए। उनके साथ किस तरह की भाषा में आप बात कर रहे हैं ये आपकी हताशा को दिखाता है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री से, बीजेपी के नेता से नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी से आपको क्रिटिसाइज करना है, उनकी नीतियों को करें, लेकिन आप इस कदर उनसे नाराज और खफा रहते हैं कि आप अपने शब्दों का चयन भी भूल जाते हैं। आप इस बात का भी लिहाज नहीं रखते हैं कि आप किस मंच से प्रधानमंत्री मोदी कहां मौजूद हैं, किस मंच की ये रील साझा कर रहे हैं या किस मंच पर वो खड़े हैं और वहां पर आप क्या बयान दे रहे हैं। यानी कि आप दुनिया को मौका दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ। बतौर एलओपी क्या ये आपकी जिम्मेदारी बनती है? सवाल यह भी उठता है कि क्या राहुल गांधी को हार का फटीग और फ्रस्ट्रेशन हो गया है, क्योंकि कांग्रेस बीते 12 सालों में जितने चुनाव हारी है वो लगातार इतने चुनाव पहले कभी नहीं हारी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। सब कोई जानता है कि भले ही अध्यक्ष पद से वो अलहदा हों, नहीं जिम्मेदारी ले रहे हो, लेकिन सब जानता है कि इस वक्त कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है वो राहुल के कहने पर हो रहा है। तो क्या पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी का बयान कांग्रेस को मिल रही इसी हार की फ्रस्ट्रेशन है, या पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है कि वो कई बार बतौर एलओपी भूल जाते हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है? अब आपको दिखाती हूं। इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान शामिल होंगे। जरा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर अपने पद की गरिमा, देश के प्रधानमंत्री, सबको आप क्यों भूल जा रहे हैं। जरा देखिए 24 घंटे में कैसे बार बार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राहुल ने बयान पर बयान दिए। मगर आप जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो, आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो, और 24 घंटा प्रधानमंत्री इस पर आक्रमण करता है, वोट चोरी करता है, इस पर आक्रमण करता है। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी टॉफी दिए हैं। प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी किस तरह से कर्ता शब्द का भी प्रयोग करने से गुरेज नहीं करते हैं। खैर, जब वो गद्दार कह सकते हैं तो कर्ता तो बहुत छोटा सा शब्द माना जा सकता है। अपमानजनक बयान के बाद बीजेपी भी जाहिर सी बात है हमलावर है।
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जरा उन्हें भी सुन लीजिए, फिर हमारे साथ एक पूरा पैनल होगा। आज राहुल की इसी सोच का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि भाई दिक्कत क्या है, फटीग, फ्रस्ट्रेशन या फिर मोदी जी से कुछ पर्सनल खुंदक। विश्व में एक तरफ पूरा विश्व भारत की तरफ, प्रधानमंत्री जी की तरफ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखता है, दूसरी तरफ नकारात्मक सोच रखने वाले राहुल गांधी जी अपने स्वभाव का परिचय, अपने चरित्र का परिचय अपने शब्दों में, अपने भाषणों में बार बार दे रहे हैं। ये अलग बात है कि भारत की जनता उनको एक के बाद एक ठुकराती है, एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं। उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो एक प्रकार से उनमें खुंदकीय भावना है, वो नजर आती है। जिस प्रकार से वो गाली गलौच पे उतर आए हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ी ओछे शब्दों में वो बात रखते हैं। आप बताइए, क्या नक्सलवाद को खत्म करना गद्दारी है या नक्सलवाद को वर्षों वर्षों तक कांग्रेस के शासन में पनपने देना वो गद्दारी है? राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बनाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे। लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है, वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति के आप राहु हैं, जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। लेकिन शायद आप पुरानी चीज़ों से सबक नहीं सीखते हैं। देश की जनता ने जब जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है। तो आने वाले समय में भी आपको इस बयानों के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के लिए निश्चित रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ठीक है, राजनीतिक तूफान जरूर आ गया है इस पूरी मेलोडी पे। सोशल मीडिया पे एक अलग तरह का तूफान आया था। बहरहाल हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ यादव हैं प्रवक्ता बीजेपी के, मलूक नागर है महासचिव आरएलडी से, तहसीन पुलावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तहसीन, आई स्टार्ट विद यू ओनली। जरा ये बता दीजिए, मतलब देश के प्रधानमंत्री को देश का एलओपी, ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी का लीडर छोड़ दीजिए, अभी बीजेपी के नेता छोड़ दीजिए, अभी देश के प्रधानमंत्री को देश का एलओपी गद्दार कहे, ये कौन सी मैच्योरिटी है, ये कौन सी तहजीब है, ये कौन सी राजनीति? थैंक यू प्राची जी, थैंक यू प्राची, सॉरी थैंक यू पिनाज जी, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। देखिए पिनाज जी, देश को इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जो टैगलाइन है मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों बनी, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिमाग की बत्ती जलाकर सरकार हमें यह बताए कि भाई जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था जीडीपी बढ़ाने का, और हमने सोचा था जीडीपी बढ़ाने का वादा मतलब इकोनॉमी बढ़ाने का, ये तो जीडीपी बढ़ा दी। मैं आप पूरी बात करना, मैं आपको कभी बीच में नहीं टोकती हूँ। मैंने सबसे पहला जो सवाल है ना, मुझे उसका जवाब आप अपने लिए निजी तौर पर, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, ठीक है, आप मुझे उसी में पहले उसी को क्लैरिटी कर दीजिए कि बतौर राजनीतिक विश्लेषक डू यू थिंक इट इज एक्सेप्टेबल एक एलओपी देश के प्रधानमंत्री को बोले गद्दार? देश के प्रधानमंत्री को कहना कि डॉलर गिर रहा, प्रधान उसी के साथ प्रधानमंत्री का साथ गिरना, इज दैट एक्सेप्टेबल? प्रधानमंत्री को चोर बोलना पार्लियामेंट में, वाज एक्सेप्टेबल? मैं किसी भी लैंग्वेज को एंडोर्स नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं भाषण उस पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लूंगा जिसने मेरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री, उनको कहा कि चोर है इन पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री जी ने उस पर कहा था कि मेरी खामोशी ठीक है, ये कहा था कि डॉलर गिर रहा, उसके साथ प्रधानमंत्री जी की इज्जत साख गिर रही है।
उससे मैं लेक्चर लूं? ये कहा था आदरणीय मोदी जी ने आदरणीय मनमोहन सिंह जी के बारे में, कि पता है कि किस तरह से शावर लेते हैं रेनकोट पहनकर। उनसे मैं लेक्चर लूं भाजपा से? लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, प्लीज, अगर आप मुझे अलाउ करें। मेलेडी चॉकलेटी क्यों बने, इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। दिमाग की बत्ती जलाकर बोले कि जब जीडीपी को हमको कहा था, हमें लगा था इकॉनमी बढ़ेगी, गैस डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े? इस पर हमें जवाब चाहिए। ये जवाब हमें मिल नहीं रहा है। जवाब हमें ये नहीं मिल रहा है कि चाइना के पास 1 बिलियन बैरल जो तेल है रिजर्व में स्टॉक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल में बनाया। हमारे पास में 70 दिन का है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर मनमोहन सिंह जी ने बनाया। क्यों आप हमें देशद्रोही कह रहे थे? और अगर ये दिक्कत आने वाली थी देश के ऊपर 28 फरवरी से पता था, तो क्यों भाजपा अपने एजेंडा में इलेक्शन के मुफ्त एलपीजी की बात कर रहे थे? ठीक है, आर्थिक मुद्दों पर हमने चर्चा करी है तहसीन, आपके साथ कई बार करी है। आज का मुद्दा ये है और आगे भी इंडिया टीवी पर लगातार इस मुद्दे पर हमारे कई सेगमेंट्स में चर्चा लगातार हो रही है, उस पर भी बात कर लेती मैं, लेकिन इस मुद्दे पर जरा रहती हूँ। सिद्धार्थ जी, तहसीन ने तो पूरी लिस्ट गिना दी भाई। जब आप अगर बीजेपी के प्रधानमंत्री सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, तब उनको अपशब्द कहें तो आपको बहुत मिर्ची लगती है, बहुत आपको मर्यादा, नैतिकता याद आ जाती है। लेकिन जब खुद ये काम कर रहे थे, तब कहां गया था ये सब कुछ मैच्योरिटी और पॉलिटिकल सेंस? देखिए पिनाज जी, मुख्यमंत्री बीजेपी या कांग्रेस के नहीं होते, प्रधानमंत्री बीजेपी या कांग्रेस के नहीं होते, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैं। आप मुझे बताइए पिछले किस प्रधानमंत्री को गद्दार बुलाया गया हो और हमारे किस नेता ने बुलाया हो? बताइए मुझे, एक इंस्टेंस दे दीजिए। चलिए वो छोड़िए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जैसी गरिमामयी पद पर बैठ करके ऐसी भाषा का प्रयोग किया हो, देश के किसी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम बता दीजिए। ये कभी नहीं हुआ है देश की राजनीति में। आपने सारे मर्यादाओं को लांघ दिया क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके, जनता आपको चुनती नहीं, आप देश के लिए कुछ कर नहीं सकते। जो देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, जो देश के लिए लगातार काम कर रहा है, आप उनको छिछालेदार करके और इतनी सारी गरिमा को पीछे छोड़ करके इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, इसको देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपको आर्थिक मुद्दों पर बात करनी है, आप आर्थिक मुद्दों पर बात करिए। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 2013 में जब आपकी सरकार छोड़ करके गए थे, शून्य था, शून्य। जितना है वो अभी हमारी सरकार में है। आपको जिस आर्थिक मुद्दे पर बात करना हो, 2013 के अंदर 20% एक साल के अंदर रुपया डिप्रिशिएट हो गया था, 20%। कभी नहीं हुआ है उसके बाद। 2026 का वो साल नहीं है, 2013 था। पर मुद्दा आर्थिक मुद्दों का नहीं है। मुद्दा यह है पिनाज जी, जब मन के अंदर इतनी कटुता भर जाए, जब नफरत की दुकान इतनी ज्यादा गहरी हो जाए, जब आपको एक नेता से इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाए, जब जनता आपको ना चुने, उसकी फ्रस्ट्रेशन आप नेता पे उतारे, तब ये भाषा का प्रयोग होता है। तारिक खान और ये भाषा निंदनीय है। तहसीन, आपको बोलने का मौका दिया, बाकी सब पैनल को बारी बारी से मौका दूंगी मैं। ऐसे नहीं, नेताओं की लाइन कभी एक होती नहीं। यहाँ पर तारिक, जरा आप मुझे बता दीजिए कि भाई यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है। सिद्धार्थ कह रहे हैं कि इतनी बार हार गए हैं ना, अब विपक्ष जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, और राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन बोल रही है ये एलओपी के। बीजेपी तो जीत रही है, बीजेपी तो जीत रही है लगातार। अच्छा, फिर ये राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो कि शायद देश के नहीं है, प्रधानमंत्री देश के हैं, लेकिन राहुल गांधी देश के नहीं है। राहुल गांधी किसी और देश के हैं, शायद नेपाल के हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से यही होगा। तो आप तो जीत रहे हैं, आपको तो सम्मान देना चाहिए। 2024 में संबित पात्रा कहते हैं गद्दार राहुल गांधी को, 2025 में फिर कहते हैं, बिट्टू कहते हैं टेररिस्ट नंबर 1, आपके अनिल बोन कहते हैं जीप जला देनी चाहिए। तो आप क्यों नहीं सम्मान दे रहे हैं? आप क्यों नहीं सम्मान दे रहे हैं? प्रति लोकसभा अगर वोटर को देखा जाए 2024 लोकसभा के हिसाब से, तो 18 लाख वोटर हैं प्रति लोकसभा में, और इनके पास 294 सीटें हैं, विपक्ष के पास 234 सीटें हैं। इस लिहाज से अगर करोड़ में वोटर्स को कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 52 करोड़ 92 लाख वोटर इनके साथ हैं, और 42 करोड़ 12 लाख वोटर राहुल गांधी के साथ हैं। अगर वोटर की बात करें, मान सम्मान की, तो प्रधानमंत्री का सम्मान समाजवादी पार्टी चाहती है, होना चाहिए, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के पीछे भी एक आवाज है। और एक बात बताइए, सुषमा स्वराज को कब लालकृष्ण आडवाणी को और कब अटल बिहारी वाजपेयी को गद्दार कहा गया? जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन थे तब कहा गया। वो वक्त बताइए जब सरकार में रहने वाले लोगों को ने अधिकारी बयान देकर उस लीडर ऑफ अपोजिशन को गद्दार कहा है। जब मनमोहन सिंह 2012 में विदेश गए थे, तो मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा में क्या कहा था? नॉन रेजिडेंशियल इंडियन कह दिया था, भारतीय है ही नहीं। इस तरीके की बातें होती थी तब के प्रधानमंत्री को लेकर। तो मैं ये कह रहा हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन का भारत में सम्मान होता था,
ठीक है। उसके पीछे भी वोटर्स हैं, उसके पीछे भी जनाधार है, प्रधानमंत्री के पीछे भी जनाधार है। इन दोनों बातों को मानना पड़ेगा, और ठीक नहीं है। मानेंगे तो जनता जवाब देगी। ठीक है भाई मलूक नागर जी, इज्जत सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, सत्तारूढ़ पार्टी की ही क्यों हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भी हो ना, बालक बुद्धि थोड़ी है वो। बालक बुद्धि तो आपने कहा, नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं पढ़ देती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए किसी का जिक्र किया था 2 जुलाई 2024 को लोकसभा के अंदर। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि लगातार 3 बार फेल होने का रिकॉर्ड बना दिया। यही नहीं, जब ये बालक बुद्धि सवार हो जाती है तो लोग सदन के लोगों के गले पड़ने लगते हैं। अब सर, राजनीति में बहुत सारी बातें इशारे में ही कही जाती हैं। पिनाक जी उन्होंने भी नाम नहीं लिया था। एज्यूम करने वाले चाहे आप हों, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो, कुछ भी लें। बट मुझे एक बात लगती है, मैं राहुल गांधी जी के बहुत 5 साल लगातार बैठा हूं सांसद के रूप में, और कांग्रेस से विधायक भी रहा, मैं पूरा जानता हूं कांग्रेस की कल्चर को। जो मुझे लगता है कि बड़े घर में बचपन से ही सोने की चम्मच पैदा लेके होना, अंग्रेजों से ज्यादा लिंक में रहना, तो हिंदी के जो कठिन शब्द हैं या कहो बहुत क्लिष्ट हैं और जो बिल्कुल कई बार समझ में नहीं आते, कई बार मैं भी अपने घर में ये चीजें फेस करता हूं, तो उनको शायद गद्दार या वफादार, या गद्दार की संधि विच्छेद, या वफादार की संधि विच्छेद, या गद्दार और वफादार का परिभाषा अगर पूछें तो शायद एक्सप्लेन उतना नहीं कर पाएंगे। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, जब राहुल गांधी जी ने पूछा कितने हवाई जहाज गिरे, तो इस देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि जो अपने देश के बारे में ऐसे प्रश्न पूछे जो देश के खिलाफ जाएं, तो उनको राष्ट्र भक्त या राष्ट्र से लगाव करना वाला नहीं मान सकते। तो पिनाक जी, हम इसके पक्षधर हैं कि एलओपी एक संवैधानिक पद है, उसके लिए कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो देश की संसदीय परंपरा या संविधान के अनुसार चोट पहुंचाए। पर साथ में आकर के कुछ भी बोल दो, देश की संसद में निकल के देश की इकोनॉमी डेड। अरे भाई, 60 साल कांग्रेस ने देश की इकोनॉमी बढ़ाई, उसको भी डेड कर रहे हो। तो ये सोचना पड़ेगा, 8.5% केवल जनसंख्या के आधार पे कांग्रेस का राज्य रहा है, तो आगे ऐसा रहा तो क्या होगा। मैं सपा के साथी से पूछना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी ऐसा क्यों नहीं कहा, तो अगर अखिलेश जी ने ऐसा नहीं कहा तो सपा के प्रवक्ता इस बात का पक्ष क्यों ले रहे हैं, उनको जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उनको बचाने की कोशिश उनके पास भी सवाल पूछने आऊंगी। सिद्धार्थ जी जरा भी हमारे साथ कुछ टेक्निकल दिक्कतों से नहीं है, नहीं तो मैं कुछ सवाल उनसे भी लेती। सिद्धार्थ जी हमारे साथ आ चुके हैं, सिद्धार्थ यादव जी। सिद्धार्थ जी, यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि भाई क्या ये कंपटीशन चल रहा है कि तुम हमारे नेता को कितना कुछ अपशब्द कहोगे, हम तुम्हारे नेता को कितना अपशब्द कहेंगे, क्योंकि अगर रिकॉर्ड खंगाला जाए तो लिस्ट बहुत लंबी है। नहीं, खंगाल लीजिए पिनाक जी, जितना रिकॉर्ड निकालना जाए निकाल लीजिए। मौत का सौदागर किसने कहा था, नीच किसने कहा था, औरंगजेब किसने कहा था, बड़े बड़े नेताओं द्वारा। संवैधानिक पद है देश के प्रधानमंत्री का। देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के स्ट्रेटेजिक डील्स करके आ रहे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं, उनका उपास बना रहे हैं। ये किस लिए, क्या करें प्रधानमंत्री, देश के लिए ना काम करें, देश के लिए कोई डील ना करें। हम स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर की डील साइन करने जा रहे हैं, हम यूरोप के साथ नए संबंधों का आगाज कर रहे हैं, इटली के साथ 20 बिलियन यूरो के ट्रेड की बात कर रहे हैं, 14 बिलियन यूरो पर है। आप देश में मजाक बनाएंगे, मखौल बनाएंगे, किस लिए, मुझे इसका कारण नहीं समझ में आता। और कौन, राहुल गांधी जो मंच मिलेगा भारत को गरियाने का काम करते हैं, जो मंच मिलेगा, चाहे विदेश का मंच हो, भारत का मंच हो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बड़ा अभी बखान कर रहे थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसा बड़ा होता है, जिम्मेदारी भी होती है कुछ लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, वो जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, अटल जी थे देश में विपक्ष के नेता, तब की कांग्रेस की सरकार ने भारत का पक्ष रखने के लिए यूएन में भेजा, क्योंकि पाकिस्तान हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन लेकर के आ रहा था, भारत का पक्ष रखने के लिए, क्योंकि अटल जी पर भरोसा था, बाहर जाएंगे तो भारत की मजबूती से बात रख के आएंगे। आज आपके जितने दर्शक देख रहे हैं, दिल पर हाथ रख के बताइए, राहुल गांधी से काम करवाया जा सकता है? राहुल गांधी काम कर सकते हैं बाहर जाके, जो कैम्ब्रिज में जाकर के, ऑक्सफोर्ड में जाकर के भारत को फेल्ड स्टेट बोले, भारत को डेड इकोनॉमी बोले, भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा बनाए,
जो भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन लेकर आते हैं उन लोगों से अमेरिका में जाकर के मुलाकात करें। 60 करोड़ रुपए खर्च के 52 ट्रिप्स अपनी कर चुके हैं विदेश की पिछले 10 सालों में, जिसका कोई ब्यौरा नहीं देते। वो प्रश्न पूछेंगे। मेरा प्रश्न ये है, कोई लिस्ट की और श्रृंखला की बात नहीं है पिनाज जी इसमें। केवल एक बात है, क्या भारत के प्रधानमंत्री को गद्दार आप कह सकते हैं, हाँ या ना? और आप देश के किसी बच्चे से जाकर के पूछ ले, वो आपको जवाब ना कहेगा। ठीक है तहसीन, ये बात कैसे नहीं जानते? अब उनको कौन सी बुद्धि कहा जाए ये वो जाने। ठीक है तहसीन, जरा ये समझा दीजिए कि ठीक है आप मतलब आपको क्रिटिसाइज करना है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपका काम यही है और आपसे उम्मीद भी यही की जाती है, आप सवाल पूछें, तीखे से तीखे सवाल पूछें। लेकिन राहुल गांधी क्या लगातार मिल रही हार के फटीक से कहीं ना कहीं कैसा फ्रस्ट्रेशन है कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जो उल्टा उन पर बैकफायर कर जाते हैं। भले ही हो सकता है वो बात मुद्दा सही उठा रहे हो, लेकिन शब्द मुद्दा ज्यादा बड़ा बन जाते हैं। अब गद्दार कहेंगे तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे ना। हीना जी, स्पेसिफिक जवाब देता हूं मैं आपको। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मेरे मित्र, उसके पहले मैं एक चीज कहता हूं कि गद्दार शब्द किसी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गद्दार नहीं कहा था। जब 26/11 के वक्त 26/11 का ऑपरेशन चल रहा था, एनएसजी का ऑपरेशन चल रहा था, मेरे मित्र, मेरे व्यक्तिगत मित्र हेमंत करकरे शहीद हुए थे उस ऑपरेशन में। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके घर में गए, 1 करोड़ का चेक लेते, वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इंडिया टीवी ने उसको कट किया था लाइव, और उसके बाद बीजेपी ने ऐड निकाली थी। किसी ने गद्दार नहीं कहा और नहीं कहना चाहिए। आप बार बार हमें गद्दार कहोगे। और मैं बहुत खुश हूं सिद्धार्थ ने मौत के सौदागर शब्द का जिक्र किया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। बिना जी कंप्यूटर पे मुझे फैक्ट चेक कीजिए। सबसे पहले मौत का सौदागर शब्द का प्रयोग तत्कालीन गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री ने 2002 के गौरव यात्रा में कांग्रेस के लिए किया था। उसके पलट कर सोनिया जी ने किया। मुझे फैक्ट चेक कीजिए। तीसरी चीज, आई रिक्वेस्ट यू सिद्धार्थ भाई प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए फैक्ट से। तीसरी चीज, ये कौन से अच्छे शब्द है? कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। सोनिया जी को इसलिए मत मिलते क्योंकि वो गोरी है, काली है, तो वो मत नहीं मिलते। गिरिराज सिंह जी ने कहा कैबिनेट में होकर, किया कोई एक्शन उन पर? देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूं, मैं नहीं एंडोर्स करता हूं। आप सुनना चाहेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए एक एलओपी के द्वारा, भूल जाइए अभी तहसीन थोड़ी देर के लिए कि आप किस आइडियोलॉजी को समर्थन करते हैं। बतौर भारतीय नागरिक आप चाहेंगे आपके देश का एलओपी देश के प्रधानमंत्री को जब वो विदेश दौरे पर है गद्दार कहे, इंटरनेशनल मीडिया को मौका दे, जो हिंदुस्तान के लिए वैसे भी एक बायस्ड एटीट्यूड रखता है, इररिस्पेक्टिव किसी की भी सरकार हो? मैं नहीं मानता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री गद्दार है, मैं नहीं मानता हूं कि मेरे देश के खिलाफ कोई काम करेंगे, मैं इन शब्दों को एंडोर्स नहीं करता हूं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री, मेरे जिस पार्टी को मैं वोट करता हूं उसकी अध्यक्षा जब सोनिया गांधी जी, उनको कांग्रेस की विधवा नहीं कहेंगे। मेरे मित्र शशि थरूर की विधवा को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं कहेंगे। ये भी मेरी एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपेक्टेशंस वन साइडेड नहीं हो सकती, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। एक्सपेक्टेशंस 2 साइड होनी चाहिए। मैं आज के मुद्दे पे आता हूं। बार बार मुद्दा यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश गए, हम सबको उन्होंने काम पे लगा दिया कि देश का, मैं दोबारा से नोटबंदी से लेकर आज तक हम ही को देश को संभालना है। आदरणीय प्रधानमंत्री चले गए, कोई बात नहीं, वो देश के दौरे पे गए, विदेश के दौरे पे गए, देश के लिए मैं उसको समर्थन करता हूं। प्रीना जी सच बोलिए, सच आज आपके दर्शकों को बताइए, कितने उनके मंत्री ने, कैबिनेट के मंत्री ने, सीएम ने अपने काफिला उन्होंने कट किया है? क्या नहीं जा रही बड़ी बड़ी गाड़ी? कितने भाजपा के नेता के बच्चे तो विदेश में पढ़ते वापस लौट गए? हम हॉलिडेज के लिए नहीं जाए, सारा सैक्रिफाइस हम करें। जीडीपी मतलब गैस डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, और फिर भी टीवी चैनल पे गलत बोला जाता है। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व आज है 70 दिन का, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मनमोहन सिंह जी ने बनाया था, मोदी जी का सेकंड फेज नहीं बना है। चाइना ने 10 साल में 1 बिलियन बैरल का बनाया। ये सवाल पूछे तो हम गद्दार होते हैं, गलत है, हम बाल बुद्धि है, कहां से आए? और जब बिट्टू हमें गद्दार कहता है तब, जब एक कैबिनेट मिनिस्टर विपक्ष के नेता को गद्दार कहता, अरे छोड़िए हम तो खराब ही है। कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बेटी, क्या एक्शन हुआ उस पर? क्या एक्शन हुआ? मैं पूछ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब राहुल गांधी या कांग्रेस कुछ बोले तब आप लोगों को दिक्कत है। तहसीन ने तो पूरी लिस्ट गिनवा दी, उन्होंने कहा भाई अब शब्द आप लोग भी बोलते हैं ना। गद्दार तहसीन तो पूरी लिस्ट गिनवा रहे हैं कि भाई हाँ तो सब जगह इसी तरह की बयानबाजी चलती है, देश की राजनीति ऐसी है जिसमें एक दूसरे के खिलाफ जो बोलना है बोलिए, दिल खोल कर बोलिए। मलूक नागर जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद कुछ दिक्कत है। तारिक सर आपके पास आती हूं मैं ये कह रहा हूं। ठीक है मलूक जी आ गए, ठीक है बात पूरी करें। जी हेलो। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए।
जो तहसीन भाई ने कहा कि बिट्टू ने गद्दार कहा राहुल गांधी जी को, तो मैं करेक्शन करना चाहता हूं कि तहसीन भाई बहुत अच्छे इंसान है, पर वो झूठ बोल रहे हैं या उनकी जानकारी में नहीं है। गद्दार पहले राहुल गांधी जी ने कहा और फिर आतंकवादी का, देशद्रोही या आतंकी कुछ इस तरह का बिट्टू ने कहा। दोनों ही शब्द गलत थे। देश के लिए एलओपी खड़ा होके गेट पे भारत सरकार के मंत्री को गद्दार कह रहा है और बदले में उन्होंने भी गलत बात कही। तो इन्होंने जो लिस्ट गिनाई है उसमें कितने सही हैं कितने गलत हैं ये डिबेटेबल और सब्जेक्टिव है। पर एक बात तो पक्की है, इटली में अगर देश के प्रधानमंत्री हैं और इटली की प्रधानमंत्री साथ हैं और मेलोडी चॉकलेट अगर दे रहे हैं और उससे बजाय उसको अच्छी फीलिंग आए कि हर देश में जा रहे हैं, वहां एक ऐसा बढ़िया बिजनेस के एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं जो देश का विदेशी मुद्रा कोष भरे, तो क्या इटली को अकेले अपनी जागीर समझते हैं राहुल गांधी जी? क्यों चिढ़े? इटली में अगर दो देशों के प्रधानमंत्री अच्छी बात कह रहे हैं तो खुश और अच्छी बात करने के बजाय, देश हित और जनता के लिए अच्छी बात बोलने के बजाय गद्दार कह रहे हैं, तो क्या तहसीन भाई आप इस बात से सहमत हो? इसका जवाब देंगे। तहसीन साहब आपके पास आऊंगी। तारिक साहब बहुत देर से नहीं जुड़े हैं। तारिक साहब ये बता दीजिए भाई, एलओपी को उनके अच्छे दोस्त, अच्छे साथी, राजनीतिक पार्टनर अखिलेश जी को समझाते नहीं, क्योंकि अखिलेश जी कभी इस तरह के बयान नहीं देते हैं। वो हमेशा इस तरह की कंट्रोवर्सी से थोड़ा खुद को अलग ही रखते हैं। वो नहीं कहते हैं कि राहुल भैया तुम इतना ऐसा कुछ बोल जाते हो कि मुद्दा भटक जाता है और तुम्हारी जो शब्द हैं वो पकड़े जाते हैं। प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए प्रधानमंत्री के लिए। ये समाजवादी पार्टी की सोच है, विचारधारा है, तो और नेताजी की ये ट्रांसफर कर दीजिए मैम। अब वो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैम मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता अटल जी की बात कर रहे थे। हम प्रधानमंत्री बड़े हैं और एलओपी छोटे हैं, कभी भी हो। प्रधान नेहरू जी, जिनको ये दिन रात उल्टा सीधा कहते हैं, नेहरू जी और वाजपेयी जी की बात कर रहे थे, तो नेहरू जी तो वाजपेयी जी से कहते थे एक दिन ये जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। इतने अच्छे रिश्ते थे, तो इतनी कड़वाहट अगर आई और नेहरू जी अपनी तरफ से कहते थे, क्या कांग्रेस ने नहीं भेजा वाजपेयी जी को? क्या कांग्रेस ने वाजपेयी जी का जब वो बीमार थे इलाज नहीं करा? तमाम चीजें। तो अगर प्रधानमंत्री बड़े हैं और राहुल गांधी एलओपी कोई भी हो, वो छोटा है प्रधानमंत्री से, राहुल गांधी हो कोई भी हो, तो बड़े का भाव नहीं दिखा सकते वो, जैसे तब नेहरू जी दिखाते थे। मतलब मोदी जी कहें कि राहुल जी एक दिन आप कभी ना कभी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, वो पोटेंशियल देखिए उनमें, कह दे, हाँ? गले लगा ले, पोटेंशियल तो होना चाहिए ना, उन्हें दिखना चाहिए, तभी तो कहेंगे। नेहरू जी को दिखा होगा तभी तो कहा होगा। नेहरू जी कहते थे ना, भविष्य हम आप देख के नहीं आए, बन भी सकते, क्या पता, छोटे भाई की तरह रख सकते हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी, उस वक्त में भाई आप गले मिलने आते हैं, आप गले नहीं लगाते हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए अटल जी के लिए प्रेडिक्शन की थी, नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनेंगे, और यहाँ बड़प्पन ही नहीं दिखा रहे हैं मोदी जी, तो फिर राहुल गांधी का नाराज होना, फ्रस्ट्रेटेड होना बनता है भाई। आप सम्मान और प्यार कुछ भी नहीं दे रहे हैं। पिनाज जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं, आप अपने शो पर अटल जी की और राहुल जी की तुलना करनी बंद करिए। नहीं, मैं तो तारिक जी ने कहा, मैं तो बयान आपके पास लेकर आ रही हूँ। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। क्या अटल जी भाषण दिया करते थे लोकसभा के अंदर, और क्या बोलते हैं राहुल गांधी? मैं गारंटी देता हूं, राहुल गांधी का अगर आखिरी भाषण की तारीख भी समझ गए होंगे तो मैं मान जाऊंगा। जब वो 20 मिनट तक शक्ति वक्ति पता नहीं क्या समझा रहे थे, मैं घर में था, अकेला रहता था, मुझे डर लगता था, एक कुत्ता था, कुत्ते को पता नहीं, मेरे को नहीं याद है वो क्या समझा रहे थे। आप उनकी तुलना कर रहे, क्यों जबरदस्ती बोलते हैं आप प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे देश की जनता बनाएगी तो बन जाएंगे, जबरदस्ती हम क्यों बोले? मतलब यही तो फ्रस्ट्रेशन है। दिल की बात जबां पर आ ही गई। आप प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे, देश की जनता आपको प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहती, वो आपको नहीं चुनना चाहती, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जबरदस्ती बनना चाहेंगे। अरे आपके बाप दादाओं का देश नहीं है ये आपके बाप दादा प्रधानमंत्री देश के बड़े बड़े लोग थे, और ये देश उनका नहीं है। देश लोकतांत्रिक देश है। गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी आकर के देश का प्रधानमंत्री बन गया, इसकी बहुत तकलीफ है आपको मन में। सामान्य परिवार का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया, बहुत दुख दर्द है, दर्द समझ रहे हैं हम, मैं आपका दर्द समझ पा रहा हूं, पर उस दर्द को इतना ज्यादा घृणा में बदलेंगे ये ठीक नहीं है। दो बात मैं और बोलता हूं पिरान जी, मैं आपको एक तिथि बताता हूं। अगस्त 7, 2008 राहुल गांधी और शी जिनपिंग के बीच में एक एमओयू साइन हुआ। कोई खंडन नहीं है कांग्रेस पार्टी का इसका आज तक, इसके बावजूद कोई उनको गद्दार बोल रहा है? मानसरोवर की विजिट पर राहुल गांधी सी ऑफ चल रहा था एयरपोर्ट पर जाकर के। जुलाई 8 को चाइनीज एम्बेसडर से मिले राहुल और प्रियंका, डोकलाम का स्टैंड ऑफ चल रहा था।
डोकलाम के स्टैंड ऑफ के बीच में कोई गद्दार बोल रहा है उनको? ये वो सब बातें हैं जो पब्लिक रिकॉर्ड में है, पब्लिक डिस्कोर्स में है, जिसका कभी खंडन राहुल गांधी ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, जो देश विरोध की है, जो देश विरोध की है। आप किस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? मैं आपको गिनती गिनाऊं कितनी चीजों पर राहुल गांधी बोलते हैं और फिर उसके बाद जाके माफी मांग लेते हैं? रफाल पर, जीएसटी पर, सीए पर, पेगासस पर, पीएमएलए पर, पीएम केयर्स पर, 370 पर, नए संसद पर, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और माफी मांग करके आएंगे। देश के हर फोरम को बदनाम करेंगे, फिर जब फटकार पड़ेगी उसकी माफी मांगेंगे, अनकंडीशनल अपॉलॉजी देंगे। उनकी तुलना कर रहे हैं कि हम उनको कह दें जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं माफी चाहूंगा, ये लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतंत्र से चलेगा। ये जो मन की घृणा आपकी है, इस घृणा को दबा पे मत लाइए। मुझे दुख है इस बात का, तहसीन भाई ने बड़ी आसानी से कह दिया मैं इस बात को एंडोर्स नहीं करता, मैं इस भाषा को एंडोर्स नहीं करता। तहसीन भाई आपको कहना चाहिए राहुल गांधी ने गलत बोला। अगर आपका जमीर जिंदा है, अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं, तो बीच का रास्ता मत निकालिए। प्रधानमंत्री को गद्दार कहना गलत है, फुल स्टॉप। लाइन खिंच जाती है वहां पर, उसके आगे कुछ नहीं है। अगर आप उसमें बच के निकलना चाहते हैं तो ये मुझे लगता है कि दुखद है, आपको ठीक करना चाहिए। तहसीन जी, मैं कोई बीच की लाइन नहीं लेता हूं। मैं मानता हूं कोई भी प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का, उससे गलत करने का काम नहीं करेगा। डिसीजंस गलत हो सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि नोटबंदी गद्दारी थी, बहुत गलत डिसीजन था। हमारा पैसा हमसे छीना गया था, हमें लाइन में खड़ा कर दिया था। प्रधानमंत्री जी को कोई अधिकार नहीं था, आरबीआई का डिसीजन था और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं वो सीधा ये पूछ रहे हैं आपसे कि राहुल गांधी ने गलत बोला, आप मानते हैं या नहीं? लेकिन स्वर्गीय इंदिरा गांधी, लेकिन किंतु परंतु से आगे सीधा सीधा तहसीन कि राहुल गांधी ने गलत बोला या नहीं? मैं सीधा ही बोल रहा हूँ। शहीद इंदिरा गांधी जी इस मुल्क की प्रधानमंत्री थी। मतलब वो गलत बोलेंगे तो आप भी गलत बोलेंगे। चलिए उनकी गलती उनसे जवाब ले लूंगी, आप बताइए राहुल गांधी ने गलत बोला या नहीं? मेरा जवाब सुन लेंगे, मेरा जवाब हो जाता। शहीद इंदिरा गांधी जी देश के लिए शहीद हुई थी। पार्लियामेंट में खड़े होकर निशिकांत दुबे जी ने क्या कहा था उनके बारे में? बीना जी, आप एक महिला हो, सिद्धार्थ भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं कहता हूं कि नहीं बोलना चाहिए गद्दार, राहुल गांधी जी को नहीं बोलना चाहिए। आप नहीं बोलेंगे कि जो निशिकांत दुबे जी ने इंदिरा गांधी जी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की वो गलत था, और आदरणीय मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया निशिकांत दुबे जी पर। उनका प्रमोशन होगा, अभी कैबिनेट में नहीं, कैबिनेट में आएंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, तहसीन जी ने तो कह दिया कि राहुल गांधी ने गलत बोला। आप अब अपने मंत्रियों की, आप अपने नेताओं की गलतियों को आप स्वीकारेंगे कि हाँ वो भी गलत बोल जाते हैं, गलत है इंदिरा जी के बारे में बोले? ठीक है सिद्धार्थ जी, तहसीन ने तो बड़ा तहसीन का जमीर जाग गया, उन्होंने बोल दिया। आपने कहा था ना जमीर जगाए, उन्होंने बोल दिया राहुल गांधी गलत है। घटिया बात बोली, आप बोलिए सिद्धार्थ भाई। पिनाज जी, ये अब सुनिए ना तहसीन भाई, 3 बार घोट को लटक करके आपने जैसे तैसे निकाल पाए, आपने कोशिश करी, बातों में दम दिया, राहुल जी देखना ले इस क्लिप को आपने। मैं सम्मान कर रहा हूं, आप प्रवक्ता तो हैं, आप पार्टी का अच्छा पक्ष रखते हैं और अपने आप को भी बचा के चल रहे हैं, मैं सम्मान करता हूं। पिनाज जी, मुझे उम्मीद थी कि तहसीन भाई इंस्टेंस भी बताएंगे, लाइन भी बताएंगे, पंक्ति भी बताएंगे, और हो सकता था हम क्रिटिकली उसको एनालाइज करके और हम कहते कि हाँ ये सही था गलत। मैं आपको कैटेगोरिकली कहता हूं, हमारी पार्टी का कोई नेता अगर इस प्रकार की भद्दी बात जैसी राहुल जी कह रहे हैं कहेगा, वो बिल्कुल गलत है, कोई दो राय नहीं है, कोई लुकिंग बैक नहीं है, कोई कैविएट नहीं है बीच में, कोई राइडर नहीं है यहाँ पर, कोई क्वालिफायर नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है। कोई पनिशमेंट और प्यूनिटिव एक्शन है? नहीं, बिल्कुल है। मैंने जब आपको पिनाज जी यही कह दिया कि जिस प्रकार की बात, हमें एक बयान की चर्चा कर रहे हैं आज आपके शो पर, इस प्रकार का बयान देश के प्रधानमंत्री के लिए, मेरी पार्टी 1980 में बनी, उससे पहले हमारे लंबा इतिहास रहा है। हमारे किसी नेता ने अगर प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहा गया होता, मैं अभी आपके शो पर बैठ करके जमीर की बात नहीं कहता, कभी नहीं है, गलत है ये देश के प्रधानमंत्री को, अगर हमारा भी कोई नेता, हम भी पिनाज जी बहुत लंबा समय विपक्ष में रह करके आए हैं, सत्ता तो हमारी अभी आई, लंबा समय विपक्ष में रह करके आए, जनता हमको सत्ता में बिठाया है, हमने वो दिन भी देखे थे। कभी हमारे नेता का कोई इंस्टेंस, अभी तहसीन भाई बता दे, तारिक जी बता दे, मैं आप जैसा कहेंगे, बहुत नेता रहे ना अभी बोल देता हूं। ये जो बात पलट करके, गोल घुमा करके, दबा करके, छुपा करके, तहसीन भाई ये वाला काम मत करिए, छुपा करके, दबा करके, घुसा करके मत करिए। के नेता है, आपके नेता को बोलने की तहजीब नहीं है, आपके बड़े नेता हैं, उनको बोलने का संयम नहीं है, उनके मन में कटुता भरी हुई है और वो इस प्रकार के बयान बोलते हैं, ये देश जानता है। ठीक है तहसीन, जरा मैं एक लिस्ट पढ़ देती हूँ। 12 साल में राहुल गांधी
ही मुखिया रहे हैं, अगवा रहे हैं, अगर देखा जाए एक तौर पे, भले ही कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी रहा हो। आप देखिए कि कौन कौन से चुनाव हारे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एमपी। नहीं, मैं पढ़ देती हूँ ना थोड़ा। हाँ, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड, बंगाल। तो जरा देखिए, लिस्ट काफी लंबी है। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर इतनी हार पे हार मिलेगी तो तहसीन थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी हो जाता है। और जब आदमी थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिविटी में तो फिर अच्छी बातें तो करता नहीं है। कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई नेगेटिविटी नहीं है। सिर्फ ये चाहिए कि देश के लिए पॉजिटिविटी हो, और वो इस वक्त जो आर्थिक स्थिति है उसमें नहीं दिख रहा है। जो रुपया सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी दुनिया में है, और ये वॉर के समय से शुरू नहीं हुआ, उसके पहले से हुआ। हम लगातार आपके शो पे कह रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री ईमानदारी से कहते, जब वो चुनाव में प्रचार कर रहे थे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आसाम में, कि चुनाव के बाद हम दाम बढ़ाएंगे। वो कह देते कि संकट है, हम फ्री एलपीजी नहीं देंगे। हमें भी कहते, हम विपक्ष में हम भी दे रहे कि ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने मिसगाइड किया है देश को। भाजपा के मैनिफेस्टो में तो हम फ्री एलपीजी देंगे, और अब हमें कहते हैं आप बचाइए। चाहे हम बचाए और आप लाड़की बहन जैसे स्कीम दो। क्यों? अगर हम ये सवाल पूछते, हम देश हित में पूछ रहे हैं। भारत की करेंसी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी दुनिया में है। ठीक है मलूक नागर जी, देश हित में क्या एलओपी सवाल भी ना पूछे? सवाल पूछते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है सत्ता पक्ष को। भाई एलओपी का काम है ना सवाल पूछना, चेक एंड बैलेंस रखना। ठीक है, जबान अगर उनकी फुसली तो उस पर सवाल भी उठ रहे हैं, उनकी निंदा भी हो रही है, लेकिन भाई एलओपी का सवाल पूछना काम है ना, इसमें क्या गलत है? एलओपी का सवाल पूछना काम है, पर सवाल वो पूछे कि कोई अमेंडमेंट आए और कहीं चूक रह गई है संसदीय परंपरा के अनुसार या कानून मंत्रालय से, और एक ऐसा सुझाव दें जो देश हित और जनहित में हो। ऐसे पूछने चाहिए, पर सवाल ऐसे नहीं पूछने चाहिए जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध के समय पूछे, हमारे देश के कितने हवाई जहाज गिरे। सवाल ऐसे नहीं पूछने चाहिए जो पाकिस्तान में हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज बने, और सवाल ऐसे नहीं पूछने चाहिए देश की इकोनॉमी डेड। एक मिनट, अरे भाई डेड कैसे हो गई? 60 साल कांग्रेस का शासन रहा। बोलिए मालूक नागर जी, बोलिए। तहसीन भाई तो पहले बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। तहसीन भाई तो पहले बहुत अच्छे इंसान भी थे, सच बोलते थे। अभी तो ये डायरेक्ट प्रवक्ता बन जाए तो अच्छा है। अभी तो गोल गोल जलेबी बना रहे हैं, जैसे जलेबी की फैक्ट्री में 50,000 लोग काम करेंगे। राहुल गांधी जी ने हरियाणा में कहा था इसीलिए चुनाव हारते हो, और जो पिनाक जी कह रही हैं इतनी जगह हारोगे तो कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन आएगी और नेगेटिविटी आएगी और ऐसे पूछोगे। तहसीन भाई कह रहे हैं नेगेटिविटी नहीं है पर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अरे क्या कह रहे हो? एक ही बात तो है दोनों। आप भी वही कह रहे हो जो पिनाक जी कह रही है कि नेगेटिविटी नहीं है पर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। क्या यार बात कर रहे हो तहसीन भाई? मैं जवाब दे देता हूं। देश के लिए, देश के हित में और पूरे वर्ल्ड में आज हमारे देश की तरफ लोग देख रहे हैं, तो एलओपी को भी और हमारे देश के सारे एनडीए के मंत्री और एनडीए के संगठन के लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो अपना एलओपी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, ऐसी शब्दावली नहीं होनी चाहिए जो हमारे देश का स्तर गिराए। ठीक है, यहाँ पर तारिक साहब ये सवाल मैं आपके पास ही लेके आती हूँ कि भाई अब राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, ठीक है ना, एलओपी है, जिम्मेदार पद है, उसकी अपनी एक गरिमा है और उसकी बातों को उसी लिहाज से तवज्जो देश में और विदेश में भी ली जाती है। और राहुल गांधी एक बार नहीं कई बार ऐसे मौकों पर, बहुत नाजुक मौकों पर, जब देश एक संकट से गुजर रहा होता है, और आप ये तो मानेंगे ना कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या मिलीजुली सरकार हो या आज बीजेपी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, इंटरनेशनल मीडिया हिंदुस्तान की तरक्की जैसे ही देखता है वो एक अलग चश्मे से देखना शुरू कर देता है, सब कुछ नेगेटिव नजर आता है। तो मौका देते हैं वो हमारे दुश्मनों को, हमारे क्रिटिक्स को, इंटरनेशनल मीडिया को, हिंदुस्तान को गलत तरह से पोर्ट्रे करने का। भाई घर की लड़ाई घर में सुलझाइए ना, लौटने दीजिए प्रधानमंत्री को, सदन के सत्र में जो तीखे सवाल पूछने पूछिए, जितना क्रिटिसाइज करना है करिए। मैम सवाल पूछे कहाँ, कैसे पूछे सवाल? जैसे ही आप विदेश में रहते हैं तो कह देते हैं हम लोग एंटी नेशनल है, यहाँ पूछते हैं तो प्रॉब्लम है, पार्लियामेंट में पूछते हैं तो प्रॉब्लम है। नहीं, पार्लियामेंट में किसने मना किया राहुल गांधी को सवाल पूछने से? बोलने नहीं दिया जाता उन्हें। नहीं, नागर साहब कह रहे थे कि सवाल ऐसे पूछिए वैसे पूछिए। मेरा एक सुझाव है, एक सवाल पूछताछ मंत्रालय बना,
और उस मंत्रालय का एक मंत्री बना दें, ताकि हम एप्लीकेशन डाल के सवाल को, जैसे वो एप्लीकेशन में हम सवाल पूछ लें कि जब 30 बैरल प्रति बैरल $30 रेट हो गया था, तो उसका बेनिफिट डायरेक्ट जो देश की जनता है उसको क्यों नहीं मिला था? क्या ये सवाल पूछ सकते हैं? क्या महंगाई इतनी बढ़ रही है, आपने क्या तैयारी रखी है, क्या ये सवाल पूछ सकते हैं? तो वो मंत्री से हम लेटर लिखकर या नहीं, ये सवाल पूछे नहीं गए हैं क्या? ये सवाल पूछे गए, मुझे जहां तक जानकारी है, करेक्ट मी, एक मिनट, मैं सिद्धार्थ जी से भी पूछे जाने चाहिए। नहीं, बिल्कुल पूछे गए हैं और जोर शोर से पूछे गए हैं। हम अपोजिशन वाले ना पूछे, अच्छी बात है, पूछे गए हैं। और क्या उसकी तरफ से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से लेकर तमाम मंत्रियों ने आके क्या ब्रीफ नहीं किया है देश को कि कितना भंडार मौजूद है, दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या नहीं किया है? पूछ रही हूँ, हाँ या ना? संकट आने वाला है, ये प्रधानमंत्री कहें तो बड़ी अच्छी बात है, और अपोजिशन के लोग कहने लगे कि भारत पे एक संकट आने वाला है, टॉफी चॉकलेट मत खेलिए। तो हम एक सेकंड, संकट आने वाला है कहें बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कहें आर्थिक तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली है, आप लोगों को डराना नहीं है सर, तैयारी करवाइए ना, डराइए मत। प्रधानमंत्री ने डराया था, प्रधानमंत्री ने जब पार्लियामेंट में कहा था कि कोरोना जैसे हालात होने वाले हैं, वो डराना नहीं था, प्यार करना था, वो लोगों को प्रोत्साहित करना था कि बहुत आराम से रहिए, लोगों को पैनिक नहीं किया। अगर लोग सड़क पे पेट्रोल की पिपिया लेकर खड़े हुए हैं, ठीक है, हम ना पूछे सिद्धार्थ भाई, एलओपी अगर भाई सबके शब्द अलग अलग होते हैं, सिद्धार्थ जी आप क्यों चाहते हैं कि वो शब्दावली आप ही की हो? भाई उन्हें अगर आर्थिक तूफान दिख रहा है, दिख रहा है, प्रधानमंत्री ने संयम तरीके से कह दिया कि भाई मुश्किल वक्त आ रहा है, तैयार रहिए, बात तो एक ही कह रहे हैं। आप लोगों को उनकी बात में पैनिक ये सब नजर आता है, अफवाह नजर आती है, ऐसा क्यों? देखिए पिनाज जी, मैं तो कहता हूँ पिनाज जी, जो प्रश्न पूछना है पूछिए। प्रश्न पे कहाँ बहस है? प्रश्न पे किसने मना किया आपको? कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाते? अभी तहसीन भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, कौन सी बात नहीं कही इन्होंने आपके शो पर? क्या डॉलर का रेट, बैरल का प्राइस, महंगाई, आर्थिक तंगी, कौन सी बात नहीं कही जा रही? रोज शाम को आप टीवी उठाइए, हर बहस में सारी बात कही जा रही है। पर मैं आपको उसका उदाहरण दे देता हूं। तहसीन जी की कभी किसी बयान पर तो डिबेट नहीं हो रही। तहसीन जी ज्यादा समझदार हैं कांग्रेस पार्टी में, उनको पता है कि प्रश्न पूछना है केवल, ना मुझे गद्दार कहना है, ना मुझे मौत का सौदागर कहना है, ना नीच कहना है, ना औरंगजेब कहना है, ये नहीं कहना है, प्रश्न पूछना है। बाकी जितने लोग आएंगे वो सब समझदार हैं, वो प्रश्न पूछेंगे। राहुल गांधी, उनको समझदारी कौन देगा? प्रश्नों पर कोई फिल्टर नहीं है, प्रश्नों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, जो प्रश्न पूछना चाहे विपक्ष पूछे। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हर प्रश्न का उत्तर देश की सरकार देती है। एक एक प्रश्न पर एक एक घंटा हम बहस कर सकते हैं, एक एक घंटा हम आंकड़े दे सकते हैं। ईमानदारी के साथ देश की सेवा कर रहे हैं। आप जब उस मर्यादा को लांघ जाते हैं, उस सीमा को लांघ जाते हैं, और उस सीमा को लांघने के बाद आप भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, आपत्ति उस पर है पिनाज जी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है तहसीन, यही सवाल मैंने सबसे पहले डिबेट में शुरुआत में ही कहा था कि राहुल गांधी के मुद्दे सही हो सकते हैं, सवाल सही हो सकते हैं, लेकिन जब उन सवालों के बीच में वो किसी ऐसे शब्द का प्रयोग कर देते हैं जो मर्यादा पर सवाल उठा देता है, या फिर उनकी टाइमिंग गलत हो जाती है, या फिर वो देश हित में नहीं होता है उस मूवमेंट पे पूछना, वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं, तो उससे क्या होता है, सब कुछ डाइल्यूट हो जाता है। पूरा का पूरा ध्यान जो है, जाहिर सी बात है भाई, सत्ता पक्ष को अगर मौका दे रहे हैं आप, वो तो हाथों हाथ लेगा ना डिबेट करने का, उसमें वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, राजनीति है, सभी ऐसे करते हैं। तो वो राहुल मौका क्यों देते हैं? क्यों समझदारी से कट पॉइंट ब्लैंक सवाल ही पर फोकस नहीं करते? अगर ये गद्दार शब्द का इस्तेमाल होता नहीं तो आज बहस उसी पर हो रही थी ना, पेट्रोल, डीजल प्राइस, आर्थिक मंदी, इन तमाम चीजों पे हो रही होती। पीना जी, भाजपा डिबेट से और सवालों से भागना चाहती है। नहीं भाई, मेरे शो पे प्रवक्ता रोज आते हैं और पूरा डिटेल में बात करते हैं, ये बात तो मैं नहीं मानूंगी, और आप लोग भी आते हैं और सवाल पूछते हैं। जी, मैं पार्लियामेंट का उदाहरण दे देता हूँ। मैं अपनी बात रख दूं, आप ही के शो में, मैं आप ही की शो की बात करता हूँ। आदरणीय मलुक नागर जी ने कहा कि आदरणीय विपक्ष के नेता पूछते कितने जहाज गिरे, और आपने भी उसका जिक्र किया कि उस वक्त क्या वो सवाल पूछना जरूरी था, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। वो बात दरअसल पहले किसने रखी? सिंगापुर में जाकर इंटरव्यू इस चीज पे माननीय सीडीसी ने दिया, सीडीसी ने इंटरव्यू दिया, वो भी सिंगापुर जाकर। उसके बाद इंडोनेशिया में डिफेंस अटैची ने कहा, अब वो कह रही है बात। मालूक जी प्लीज, मालूक जी, कितने जहाज गिरे ये इममटीरियल है, क्योंकि हमारा एक भी एयरफोर्स का जवान शहीद नहीं हुआ। हमने पाकिस्तान को ठोक डाला, हम तो पूरी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ थे, लेकिन आप देखिए हमारे सरेंडर पीएम कौन कहता है जी?
सरेंडर पीएम, कॉम्प्रोमाइज पीएम, ये शब्दों के इस्तेमाल कहां से होते हैं? एक मिनट, मैं आपको हर सवाल का जवाब देता हूं। तो जब सीडीसी ने एक बात रखी, उसको विपक्ष के नेता ने उठाया, आप उसको भी कहते कि ये बात नहीं उठानी चाहिए। वहां पे तो कोई शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, कॉम्प्रोमाइज, गद्दार, वहां पर डिबेट क्यों नहीं हुआ? उस पर डिबेट क्यों नहीं हुआ? इसलिए डिबेट नहीं हुआ क्योंकि आपको कोई और रीजन मिल गया। अब गद्दार कहे तो डिबेट, गद्दार के पीछे आप छुप जाओगे। सवाल का जवाब नहीं मिलता। जब आदरणीय विपक्ष के नेता एक किताब ले आए जो पब्लिश छिपने नहीं के हुई लिए थी, सवाल, छिपने के लिए शब्द दे ही क्यों रहे हैं? मैं तो यही पूछ रही हूँ ना, छिपने के लिए शब्द मत दीजिए ना, यही कह रहे हैं। मीना जी, मैं आपसे सामने पूछ रहा हूं, जो जहाज गिरने वाला इंसिडेंट था, जो मैं नहीं मानता से, मैं तो कह रहा सब गिरे, हमने पाकिस्तान को ठोका और ज्यादा जरूरी था, एक भी शहीद नहीं हुआ, लेकिन वो तो बात सीडीसी ने रखी, उसमें क्यों नहीं डिबेट हुआ? वहां पर भी आप विपक्ष सर जिम्मेदारी निभाई ना कि अगर किसी शख्स से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कुछ बात निकली है और वो वक्त मेरे देश के लिए बहुत ही क्रूशियल है, मेरा दुश्मन मुल्क एक नैरेटिव, एक मिनट सुनिए, मेरा दुश्मन मुल्क एक नैरेटिव सेट कर रहा है, ठीक है, यहां पर उस नैरेटिव को हार के भी वो जीत का जश्न और अपने लिए प्रमोशन ले रहा है, तो बतौर हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि फिलहाल उस बात को पिना जी, आपके सवाल मेरे उत्तर से ज्यादा थोड़ा सा समय दीजिए। मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन ये बात निकाली किसने? सीडीसी ने सिंगापुर में। उनसे सवाल पूछना चाहिए ना। अच्छा, अब मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, राहुल जी कुछ भी कहे, अखिलेश जी कुछ भी कहे, आप मुझे एक चीज का उदाहरण देते पार्लियामेंट में, सिद्धार्थ भाई बहुत अच्छी बात करें कि हम सवाल उठा सकते हैं। ऐसे क्यों होता पार्लियामेंट में कि जब भी माइक बंद होता है, विपक्ष का ही होता है, 8 महीने बाद मालूक जी आपको सिद्धार्थ जी ने आपको भी बताया कि राहुल जी कई बार ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगनी पड़ती है। एक मिनट मालूक जी, आप वाली बात सिद्धार्थ जी की भूल गए। नहीं, एक सेकेंड। अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी या कहीं पर भी माफी मांगी तो दिखाते कि वो विनम्र है। जिन्होंने गलती की वो कौन सी बात के लिए माफी मांगी, मुझे बताइए। उदाहरण के तौर पे जो गिरिराज सिंह जी ने सोनिया जी के बारे में कहा कि इसलिए मिलते क्योंकि वो गोरी काली होती थी, तो उसके लिए माफी मांगी उसके लिए माफी। ये तो विनम्र है, हम्बल है। ये तो बेचारे इतने मेहनत से ऊपर आए, तो सर बार बार गलती मत कराइए। एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो गई, सेंचुरी मारने के करीब है ना, मतलब उम्र भी अब नौजवान, देखिए युवा नेता जो है ना, अब युवा नेता जो है वो काफी, एक लास्ट लाइन दे देना। मैं लास्ट लाइन से अपनी बात, चाहते शौहरते इज्जते उल्फते सब कुछ इस दुनिया में मिलता नहीं। आज भाजपा जहां, कल कोई और था, कांग्रेस थी, आज भाजपा जहां, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, वक्त बदलेगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो बस गलतियों को सुधार लीजिए, वक्त बदलने के लिए गलतियों से सीख लेनी चाहिए, ना कि बार बार गलती करनी चाहिए। सिद्धार्थ जी आपका क्लोजिंग रिमार्क यहाँ पर, भाई सवाल पूछने दीजिए उन्हें, उनका हक है। अब जबान फिसल जाती है, इतनी बार हार चुके हैं तो थोड़ा सा तो नेगेटिव हो सकते हैं भाई। तहसीन भाई की बात को सुनकर किसी कॉमेडी शो की आवश्यकता नहीं है। माफी मांग रहे हैं तो विनम्र है, इसलिए माफी मांग रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल रहा था, जेल जाते माफी नहीं मांगते तो। सारे देश के मोदी चोर बता दिए थे, मोदी कास्ट कम्युनिटी वालों को चोर बता दिया था, प्रधानमंत्री को चौकीदार है चोर कह दिया था। जनता बार बार हराई जा रही है, मैंडेट दिए जा रही है, आप हमला करते रहिए, जनता जवाब देती रहेगी। मैं आपको कहता हूं, अगर यही अच्छा लग रहा है बोलते जाइए। प्रधानमंत्री को जितना बोलेंगे देश की जनता आपको उतना सबक सिखाएगी। ठीक है, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी की लगातार मिल रही हार का फटीग, एक फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की बयानबाजी कितनी सही है, और ये बयानबाजी के हर पार्टी के भीतर होती ही होती है। बस इन सवालों से एक तरह से कहते हैं डिविएट करने के लिए इन मुद्दों को ज्यादा उछाला जाता है। हर पहलू पर यहाँ पर हमारे पैनल ने चर्चा की।